वो सुबह भी आम सुबह सी थी। पंकज अपना ऑफिस बैग लेके काम के लिए निकल रहा होता है कि पीछे से लता की आवाज़ आती है, जरा सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना, हमें डॉक्टर मेहता के पास जाना है चेकअप के लिए। पंकज और लता माता पिता बनने वाले हैं। ये उनकी पहली संतान है जिसके लिए वो बड़े ही खुश हैं। स्कूटर की आवाज़ पंकज का ध्यान खींच लेती है। आजा छोटे, तुझे मैं नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। जी भैया, बस 2 मिनट बोलकर पंकज अपने बड़े भैया करण के साथ चल देता है। पंकज के लिए उसके बड़े भैया करण राम समान हैं। उनकी हर बात बिना टाले सुन लेता है। नुक्कड़ में पहुंचते ही नीरज दिखता है उन्हें। पंकज स्कूटर से उतरकर नीरज की तरफ बढ़ कर बोलता है, मंजले भैया, आप यहाँ किसकी राह देख रहे हो? इतने में गुस्से में नीरज कहता है, तू जा अपना काम कर, ज्यादा चौधरी मत बन। नीरज बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का होता है जिसकी किसी से भी नहीं बनती। घर से पैसे चुराना, नशा करना, वो बुरी संगत में पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ घर में लता किचन में अपनी जेठानी नैना के साथ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती लता? ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। जेठानी की बात मान के लता आराम करने बढ़ती है। तभी नीरज आज धमकता है, मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना वाना कुछ बना है या सिर्फ आराम ही हो रहा है? नैना किचन से आवाज लगाती है, हाँ भैया तैयार है खाना, आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ। लता आराम करने चले जाती है और नीरज किचन में चला जाता है। नीरज मन ही मन में दोनों भाभीियों के लिए गुस्से में बड़बड़ाता रहता है। नीरज किचन में आके बैठता है। इतने में ही फोन की रिंग बजती है और नैना बाहर आ जाती है। खाना ना दे के भाभी सीधे बाहर चली गई। ये देख के नीरज को और गुस्सा आता है और खुद से ही खाना लेता है। नैना किचन में आती है जल्दी से। नीरज बरस पड़ता है भाभी पर और अपने कमरे में चला जाता है खाना लेकर। नैना दूध लेके लता के पास जाती है और कहती है, दूध पी लेना, और भैया आज गुस्से में है ज़्यादा ही, तो यहीं रहना, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। पर बाद में जो होने वाला था किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटे बाद नैना घर के पास आती है, सब्जी आदि लेके, और देखती है तो क्या भीड़ जमा हुई होती है और घर का दरवाजा खुला हुआ है और रास्ते से लेकर घर के अंदर तक खून के छींटे और खून से भरे पैरों के निशान बने थे। नैना भागी भागी घर के अंदर जाती है तो वहां लता पागलों की तरह हंसते हुए दिखती है। वो लता के पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, और तुम्हारा बच्चा क्या हुआ अचानक लता के साथ? क्या नीरज लता की इस हालत का जिम्मेदार है या कुछ और है? नैना नीरज को आवाज लगाती है पर वो घर पर नहीं रहता। नैना तुरंत बाकी सबको फोन करके घर का हाल बताती है। सब घर दौड़े दौड़े आते हैं और नैना से पूछते हैं आप बीती, पर नैना को कुछ पता ना होने की वजह से उसे कुछ ना पता चलता। लता को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं पर रास्ते में ही लता की मौत हो जाती है। लता के मरने का राज उसी के साथ चला जाता है। 4 दिन बाद कुछ लोग नीरज को बुरी हालत में घर लेके आते हैं। उस वक्त घर में नैना और पंकज थे, पर पंकज अभी भी उस गम से उभर नहीं पाया था। नैना आगे बढ़कर उनमें से एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ है इनको, कोई दुर्घटना हुई है क्या इनके साथ? वहां खड़ा व्यक्ति कहता है, नहीं भाभी जी, हमें कुछ पता नहीं, हमें इसी हालत में ये रास्ते के किनारे पड़े मिले। जांच पड़ताल करने पर इनका आईडी कार्ड मिला हमें, जिसमें यहाँ का पता था, सो हम यहाँ लेके आ गए। नीरज को घर छोड़कर सारे लोग वहां से चल दिए। कुछ देर बाद नीरज को होश आता है और होश आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। यह आवाज सुनते नैना तुरंत दौड़कर नीरज के कमरे में आ जाती है। नीरज नैना को बताता है कि लता पर जिनका साया था, जिनने उसे काबू में करके खुद के बच्चे की बलि चढ़ाई। नैना नीरज पर विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि ये कहानी बना रहा है खुद के किए को बचाने के लिए। उस वक्त नैना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। नीरज पीछे से बड़बड़ाता रहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए, पर नैना कुछ ना सुनकर वहां से चली जाती है। नीरज कमरे से बाहर आकर पंकज के कमरे की तरफ बढ़ता है
और दरवाजे के बाहर से ही पंकज से कहता है, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही घर की ये हालत हुई है, हो सके तो मुझे माफ़ करना। यह कहकर वहां से जाता ही है कि तभी पंकज दरवाजा खोल के तुरंत नीरज पे टूट पड़ता है। पंकज गुस्से में काफी मार लगाता है नीरज की। दोनों की लड़ाई में इतना शोर हो रहा था कि नैना के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां आ पहुंचे। पंकज नीरज का गला पकड़ते हुए बोल रहा था कि मैं खून कर दूंगा तेरा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे तैसे लोगों ने इनका झगड़ा छुड़वाया और पंकज को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से चिटकनी लगा दी। संध्या होते ही करण ऑफिस से घर आता है और नैना उससे दोपहर में हुई सारी बातें बताती है। करण नैना से पूछता है, ये बात पंकज को पता है क्या? नैना नाम में सर हिलाती है। दरअसल पंकज अपने पत्नी के अचानक गुजर जाने से बहुत ही गहरे सदमे में था और उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था, ना किसी से बात करता और घर में क्या चल रहा है उस पर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। करण नैना से फिलहाल के लिए शांत रहने को कहता है और नीरज को देखने जाता है, पर नीरज अपने कमरे में नहीं होता। इतने में घर का दरवाजा कोई खटखटाता है, शायद नीरज ही होगा। ये कहकर नैना दरवाजा खोलने जाती है, पर दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। क्या हुआ था लता के साथ? क्या गलती की है नीरज ने? क्या छुपा रहे हैं करण और नैना पंकज से? तो चलिए आगे सुनते हैं। पुलिस कहती है, हमें एक लाश मिली है, जांच पड़ताल करने पर पता चला मरने वाले का नाम नीरज है और घर का पता यहाँ का है। क्या आप जानते हैं नीरज को? इतना सुनते ही करण कहता है, जी हाँ, नीरज मेरा मांझला भाई है। क्या हुआ इसे? कैसे हुआ ये सब? आस पड़ोस के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। ऐसे ही वहां खड़े सब लोगों को नीरज की मौत का पता चला, वैसे ही सब इंस्पेक्टर को बोलना शुरू हो गए, ये सब पंकज का काम है। दोपहर में पंकज ने नीरज को मारने की धमकी दी थी और खूब पीटा भी था। पुलिस को मजबूरन पंकज को गिरफ्तार करके थाने ले जाना पड़ा पूछताछ करने के लिए। पंकज को पुलिस स्टेशन लेके आते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के हवाले कर दिया गया। अब आगे की तफ्तीश वही करने वाले थे। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल बोलते हैं, क्या नाम है तेरा? पंकज बोलता है, साहब पंकज नाम है मेरा। सब इंस्पेक्टर साहब फिर बोले, पंकज के आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? पंकज बोला, जी पंकज श्यामलाल यादव नाम है मेरा। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल बोलते हैं, क्या किया है तुमने? तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? पंकज बोलता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, यहाँ आने वाला हर कोई यही कहता है। पंकज सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को शुरू से सब बताता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ठीक है बोलकर हवलदार प्यारे से कहकर पंकज को लॉकअप में डाल देते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं कि उनको कुछ याद आ जाता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हवलदार प्यारे से कहते हैं, अरे जिसे अंदर डाला है उसका पूरा नाम क्या था? जवाब में हवलदार प्यारे कहता है, जी पंकज श्यामलाल यादव। श्याम यादव नाम सुनते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के दिमाग में कुछ चलता है और वह कुछ फाइलें निकालकर उसे पढ़ना चालू करते हैं। फाइल पढ़ते पढ़ते उन्हें एक पुराना केस मिलता है जिसका गुनहगार श्यामलाल यादव होता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हवलदार प्यारेलाल को पंकज को बाहर लाने को कहते हैं। पंकज जैसे ही आता है उसे बैठने के लिए कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पंकज से पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते थे और आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? पंकज सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को हैरानी से देखता है और सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को सब कुछ बताता है कि उसके पिताजी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। वह बहुत छोटा था तभी वह गुजर गए थे और माँ ने भी कुछ बताया नहीं पिताजी के बारे में। उसने कहा कि उन्हें उसके बड़े भाई करण से बात करनी चाहिए, वह पिताजी के बारे में बता सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पंकज से पूछता है, क्या आपके पास आपके पिताजी की कोई फोटो वगैरह है? पंकज कहता है, अभी तो नहीं है बट घर में जरूर होगी। पंकज हैरानी से पूछता है, साहब क्या बात है, आप मेरे पिताजी के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ पता चले तो मैं आपको बताऊंगा। आप फिलहाल अभी लॉकअप में जाइए। प्यारेलाल इनको लॉकअप में डालिए, हम आते हैं। यह कहकर सब इंस्पेक्टर मोहनलाल बाहर चले जाते हैं और पंकज के घर पहुंच जाते हैं पूछताछ करने। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पंकज के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं।
दरवाजा करण खोलता है और इंस्पेक्टर को अंदर आने के लिए कहता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल तफ्तीश शुरू करते हैं और करण से कहते हैं, मेरी पंकज से बात हुई। पंकज ने बोला उसने कुछ नहीं किया, बस वही पूछताछ करने के लिए मैं आया हूँ। पंकज ने बताया था उनके पिताजी का नाम श्यामलाल यादव है, क्या उनकी कोई तस्वीर देख सकता हूँ? करण कहता है, जी हाँ, बस मैं अभी आया, और बेडरूम में जाकर पिताजी की तस्वीर लेकर आता है और सब इंस्पेक्टर को देता है। तस्वीर देखते ही सब इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। अरे यह तो श्यामलाल है, मेरा बचपन का दोस्त। यह कहते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल करण से कहते हैं, श्यामलाल की मौत कैसे हुई, उनको क्या हुआ था? करण थोड़ा उलझ जाता है। वह कहता है, सर जी आप तो पंकज की पूछताछ करने आए थे ना, और आप मेरे पिताजी के बारे में पूछ रहे हो? तब सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहते हैं, क्योंकि श्यामलाल यादव जो आपके पिताजी हैं वह एक जमाने में मेरा अच्छा दोस्त हुआ करते थे। मैं उसे उसकी शादी से पहले से जानता हूँ। और यह कहते ही अपनी कहानी सुनाने लगे। 20 साल पहले की बात है। श्यामलाल की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही श्यामलाल के पिताजी मतलब आपके दादाजी का मर्डर हो गया था, और उस समय मैं नया नया इंस्पेक्टर बना था और वह केस मेरी ही पास था। मैंने उस वक्त काफी तफ्तीश की थी पर कोई सुराग नहीं मिला। उनकी मौत कैसे हुई और किसने मर्डर किया कुछ पता ही नहीं चला, और उसके बाद वो केस बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद श्यामलाल की मम्मी की भी इसी तरह से मौत हो गई। किसने मर्डर किया, कौन था, कुछ पता नहीं चला। फाइल भी ऐसे ही बंद हो गई। श्यामलाल ने मुझसे एक बार कहा था कि उसके खानदान में एक श्राप है जो जिन ने दिया था। उस समय मैंने यकीन नहीं किया था कि जिन वगैरह भी होते होंगे, और मैंने उसकी बात मानी नहीं। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा ही नहीं, पर शायद मैं गलत था। 20 साल बाद भी तुम्हारे परिवार में मौत का सिलसिला चल ही रहा है, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सच का पता लगा कर ही रहूंगा। करण थोड़ा डर गया था और डरते डरते उसने कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बाबा के साथ क्या हुआ था तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे भी मार देगा वह। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल करण से कहते हैं, क्या वह तुमसे बात करता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। इस पर करण हाँ में सर हिलाता है। मोहनलाल समझ जाता है कि वह इसी घर में है और वह सुन सकता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल करण को इशारा करते हैं कि एक पेज और एक पेन लाने के लिए। करण पेज और पेन लेकर आता है। सब इंस्पेक्टर कागज पर लिखते हैं, क्या वह पढ़ भी सकता है? उस पर करण लिखता है, नहीं। सब इंस्पेक्टर साहब लिखते हैं, मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलना शाम 7 बजे। करण तय किए गए हुए समय पर उस जगह पहुंच जाता है जहां सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने उसे बुलाया था। दोनों मिलते हैं। तब करण कहता है कि मेरे पिताजी की मौत जिन ने की, वह भी मेरी आंखों के सामने। दरअसल बात यह है कि बहुत बहुत पहले की बात है। हम बहुत गरीब थे। मेरे दादाजी लोगों के कपड़े धोते थे, पर घर में इतनी आमदनी नहीं आती थी। एक बार दादाजी को एक चमकता पत्थर मिला जो कि हीरे की तरह चमक रहा था। रात में भी दादाजी ने उसे अपने कपड़ों से घसा और उसी वक्त उसमें से एक जिन निकला। मेरे दादाजी ने उससे पूछा कि तुम क्या हो, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं एक जिन हूँ और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। दादाजी ने कहा कि तुम मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकते हो, जो मैं मांगूंगा वह दे सकते हो। जिन ने कहा, तुम जितनी इच्छा करोगे तुम्हें उतनी ही बलि चढ़ानी होगी। इस पर दादाजी कहते हैं, बलि? किस चीज की बलि चढ़ानी होगी मुझे? जिन्नात कहता है, तुम्हारे परिवार की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हारे नजदीक की हो। उस समय दादाजी थोड़े लालच में आ गए थे और उन्होंने पहले ही इच्छा जता दी थी कि मुझे धन दौलत चाहिए। बदले में जिन ने उनके पिताजी की बलि मांगी। इस पर दादाजी ने इनकार कर दिया और जिन गुस्सा होकर दादाजी के सामने उनके पिताजी का गला काट दिया और दिल निकाल दिया। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? इस पर करण कहता है, जिन जब भी किसी को मारता है तो पहले उसके सपने में आके उसके परिवार की हत्या कैसे की वो दिखाता है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से मारता है। मैं और मेरी पत्नी अब तक इसलिए बचे हैं क्योंकि मैंने जिन से समझौता किया है कि अगर वो मुझे और मेरी पत्नी को ना मारे तो मैं उसे बदले में किसी और की बलि चढ़ा सकता हूँ, और वो मान गया। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूछा, किसकी बलि चढ़ाई तुमने? इस पर करण ने नम होती हुई आंखों से कहा, मेरी बिटिया की, जो जन्म के एक दिन बाद ही उसने ले ली। यह सुनकर मोहनलाल सहम गया और करण को घर जाने के लिए कहा। रात हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में पंकज सो रहा था।
तब सपने में वो देखता है कि एक जिन एक व्यक्ति का गला काट कर उसका दिल बाहर निकाल दिया था। उसके बाद पंकज देखता है कि उसके पिताजी मतलब कि श्यामलाल भी वहां मौजूद हैं और उस व्यक्ति को बाबा बाबा कहते हुए पुकार रहे थे। तब उस जिन ने श्यामलाल को 2 टुकड़ों में काट डाला और उसे खाने लगा। पंकज पसीने से लथपथ हो चुका था, ना भाग पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था। उसी वक्त जिन की नजर पंकज पर पड़ती है। पंकज ने मानो यमदूत देख लिया था। उसकी लाल लाल आंखें, लंबा कद, सर पर 2 सींग, पीले लंबे दांत, खून से लथपथ हाथ उसकी ओर बढ़े जा रहे थे और पंकज कुछ कर भी नहीं पा रहा था। जिन पंकज के करीब, बहुत करीब आकर कहा, अब तेरी बारी। और जिन ने दोनों दांत पंकज के गर्दन पर गड़ा दिए और पंकज नींद में ही मारा गया। कुछ समय बाद जब सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहनलाल समझ चुके थे कि जिन शायद पंकज के सपने में आया होगा और मार दिया होगा। यह सब चल ही रहा था कि तब मोहनलाल का फोन बजता है और करण सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को घर बुलाता है। पूछने पर करण कहता है, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा। मौत का तांडव रुका नहीं था। अब तक यादव परिवार अब पूरी तरह से खत्म होने जा रहा था। क्या सब इंस्पेक्टर मोहनलाल यादव परिवार की रक्षा कर पाएंगे? क्या जिन का किस्सा खत्म हो पाएगा? तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे सुनते हैं। खूब अंधेरा और एक लालटेन के साथ मोहनलाल किसी अजीब सी जगह चले जा रहे हैं। जोरों की हवाएं ऐसी चल रही है मानो सब तबाह होने वाला हो। हवाओं में अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। मोहनलाल का दिल इतने जोरों का धड़क रहा था मानो अब सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। और पसीने से लथपथ मोहनलाल की कमीज भीग गई थी। कहीं से आवाजें आने लगी, आगे मत जाना, आगे मत जाना, बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। इतने में लालटेन बुझ जाती है और मोहनलाल के कानों में एक आवाज गूंजती है, अब तेरी बारी। मोहनलाल जल्दी से पलटकर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। मोहनलाल अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। तभी उसके सामने 2 लाल आंखें आ जाती है। मोहनलाल आंखों की तरफ निशाना लगा के गोली चलाता है पर वो आंखें वहां से गायब होकर दूसरी जगह चले जाती है। मोहनलाल वहां गोली चलाता है पर वो आंखें अपनी जगह बदलती रहती हैं। तभी अचानक मोहनलाल की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो आंखें उसकी तरफ आती हैं। एक शैतानी हंसी गूंज उठती है सारी फिजाओं में और तभी मोहनलाल के आगे अंधेरा छा जाता है। मोहनलाल चीख कर उठता है तो खुद को बिस्तर पर पाता है। मोहनलाल का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा होता है। वो बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पी लेता है। मोहनलाल बहुत बहादुर इंस्पेक्टर है मगर ऐसा सपना देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मोहनलाल घड़ी में देखता है तो सुबह के 7 बजे होते हैं। वो तुरंत तैयार होकर करण के घर के लिए निकलते हैं। करण के घर पहुंचते ही मोहनलाल दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई गेट नहीं खोलता। मोहनलाल को संदेह होता है कि कहीं आखिरी बचे परिवार के साथ कुछ हुआ ना हो। वो दरवाजा तोड़ देते हैं। मोहनलाल आवाज लगाते हैं और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं। मोहनलाल की नजर नीचे फर्श पर जाती है। खून के पैरों के निशान करण के बेडरूम तक जा रहे थे। मोहनलाल जब अंदर जाते हैं तो करण और नैना दोनों हवा में लटके होते हैं और दर्द से कहरा रहे होते हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, मुंह से खून टपके जा रहा था। दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तभी हवा में वही हंसी की गूंज फैलती है और मोहनलाल के सामने एक धुएं सा बादल आ खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो एक रूप लेने लगता है। मोहनलाल अपनी बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुम फिर भी बाज नहीं आए। तुम्हारा भी आज आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर जिन ने मोहनलाल को अपने जादू से हवा में उछाला और गेंद की तरह फेंक दिया। मोहनलाल धड़ से जाकर एक लकड़ी की अलमारी में जा गिरा। जिन ने कहा, पहले इनकी बलि चढ़ा दूं, फिर तेरी बारी। मोहनलाल के हाथ अचानक वही पत्थर गिरता है। उसकी चमक देखकर मोहनलाल को करण की बात याद आती है कि उसके दादाजी को एक पत्थर मिला था जिसे घिसकर ये जिन निकला था। वह जिन करण और नैना की जान लेने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। पलटकर देखने पर उसे वो पत्थर मोहनलाल के हाथों में दिखता है और वो मोहनलाल को वही कहता है जो उसने करण के दादाजी से कहा था। मोहनलाल जिन को कहता है, ठीक है, मैं जो मांगूंगा
तुम वो दोगे? तो सुन, मेरी बलि स्वीकार कर, पर बदले में ये वादा कर कि तू इस पत्थर को नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इस जहान से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। करण और नैना दोनों जमीन पर गिरते हैं और जो हुक्म मेरे आका कहकर वो उस पत्थर को नष्ट कर देता है, नैना और करण होश में आते हैं। मोहनलाल उनसे कहता है कि यह बात अपने तक ही रखना। श्यामलाल के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, जिसे अब चुकाने का समय मिला है मुझे। अब ये जिन तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहते कहते मोहनलाल राम बोलकर दुनिया से चले जाते हैं और जिन वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम फातिमा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 26 साल थी और मेरे घर में मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे। बहुत लोग मेरे अम्मी अब्बू से कहते थे कि तुम्हारी बेटी की उम्र 26 साल हो गई है, इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्त में कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। तभी अम्मी अब्बू ने जल्द से जल्द मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हर रिश्तेदार को फ़ोन करके मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए बात की। सबने मेरे अब्बू को कह दिया कि हम ढूंढ लेंगे और इसके साथ ही मेरे अम्मी अब्बू दोनों भी इधर उधर देख रहे थे कि हमारी ही बिरादरी का कोई अच्छा खासा कमाने वाला लड़का मिल जाए। फिर एक दिन मेरे अब्बू के पास मेरे नाना का फ़ोन आता है कि फातिमा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है मैंने, तुम जल्द से जल्द कल की ट्रेन पकड़कर फ़ौरन यहाँ आ जाओ। मेरे नाना 100 किलोमीटर दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। मेरे अब्बू ने यह बात मेरी अम्मी को बताई और खुश होकर मेरी अम्मी अब्बू से बोली कि फ़ौरन स्टेशन जाकर तत्काल टिकट करवा लो, हम कल ही निकलते हैं। और जैसे ही तत्काल टिकट मिल जाए फ़ौरन ही फातिमा के नाना को फ़ोन करो और लड़के वालों को परसों को मिलने के लिए बुला लो। मेरे अब्बू फ़ौरन स्टेशन जाकर तत्काल टिकट ले आते हैं और नाना को भी फ़ोन करके बोल देते हैं कि लड़के वालों को बोल दो कि वह परसों लड़की देखने आ जाए। और तभी फ़ोन कट जाता है। अब हम लोग कल नाना के यहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। हम लोग 3 दिन नाना के यहाँ रुकने वाले थे, तो इस हिसाब से हमने अपने कपड़े एक ही बैग में डाल लिए थे। जब हम लोग अगले दिन नाना के यहाँ पहुँचे तो घर में घुसते ही मैंने सबसे पहले अपने नाना और नानी के पैर छुए और उसके बाद मैंने अपने मामा के भी पैर छुए। आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मुसलमानों में पैर नहीं छुए जाते, पर दोस्तों यह काफ़ी पुरानी बात है। तब हम लोग भी हिंदू भाइयों बहनों की तरह ही अपने से बड़ों के पैर छू लिया करते थे और उसके साथ ही सलाम दुआ भी कर लिया करते थे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पर एक चीज़ थी, जब मैं अपने मामा के पैर छू रही थी तो उन्होंने अपना हाथ मेरे पीठ पर रखा, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि वह मुझे अजीब ढंग से छू रहे थे। उनका छूना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं फ़ौरन ही ऊपर उठ गई और सलाम दुआ करके कमरे के अंदर आ गई। तभी मेरे नाना ने अब्बू से और मामा से कहा कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो जाकर जल्द से जल्द सामान लेकर आओ जो मैं बता रहा हूँ। फिर तुरंत ही नाश्ता वगैरह करके 1 घंटे बाद मेरे अब्बू और मेरे मामा सामान लेने के लिए बाहर चले गए। फिर अब अगले दिन लड़के वाले आए और उन लोगों को मैं पसंद आ गई और मुझे भी वह लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मुझे भी वह पसंद आ गया। फिर उसी रात मेरे नाना को लड़के वालों की तरफ से एक फ़ोन आता है कि हम लोग फिर से फातिमा को देखने आएंगे, पर अब की बार हम लोग फातिमा के ही घर पर देखने जाएंगे, यानी कि दोस्तों मेरे घर में। अभी तो लड़के वालों ने मुझे मेरे नाना के घर पर देखा था, पर अब वह लोग मुझे मेरे खुद के घर पर देखने आने वाले थे, वह भी 5 दिन बाद। और इसके साथ ही उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी आने वाले थे जो मुझे एक बार फिर से देखने वाले थे। पर दोस्तों एक बात, इन्हीं 3 दिनों के बीच में मेरे नाना के घर पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरे अम्मी अब्बू को नहीं पता था। मैंने कैसे कैसे यह सब झेला
वह मैं ही जानती हूँ। इस बारे में मैं आपको कहानी में आगे चलकर बताऊंगी। फिलहाल अब हम लोग नाना के घर से अपने घर वापस आ गए थे। जिस दिन हम लोग घर पहुंचे उसके अगले दिन ही मेरे अब्बू बोले कि हम लोगों को अपना घर पेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। मेरे अम्मी अब्बू तो फुल ऑन बिजी थे लड़के वालों का स्वागत करने के लिए। 2 दिन बाद ही लड़के वाले आने वाले थे। पर जब से मैं नाना के यहाँ से आई थी तो मुझे मेरे शरीर में पता नहीं क्यों भारीपन सा लग रहा था। मैंने कुछ दिनों से नमाज पढ़ना भी बंद कर रखा था। फिर उसी दिन मैंने नमाज पढ़ी, तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और उसी रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो फिर से मुझे कुछ अपने सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ। वह भारीपन इतना था कि जैसे कोई 10-20 किलो का वजन मेरे छाती पर रख दिया गया हो। इतना सब होने के बाद मैंने तुरंत ही कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दी। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली। फिर मैं आराम से सो गई। फिर अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपनी टी शर्ट ऊपर कर कर देखा तो मेरे पेट पर नाखूनों के निशान थे। जब मैंने अपने पूरे शरीर को शीशे के सामने देखा तो यह सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे हाथ पैर से लेकर मेरे मुंह तक पर नाखूनों के नोचने के निशान थे। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तभी फौरन मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और वह जोर से चिल्लाई और बोली, यह तूने क्या कर लिया कमबख्त अपने चेहरे के साथ। फिर मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था, और जब सुबह उठी तो यह सब अपने आप ही हुआ है। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांट रही थी, कह रही थी कि 2 दिन बाद ही तेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तेरी ऐसी हालत है। मेरी अम्मी फौरन सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी भागकर मेरे अब्बू आ जाते हैं। वह भी मेरी यह हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। मेरी अम्मी अब्बू दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। फिर मेरी अम्मी अब्बू मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां बांध दी गई। फिर दवाइयाँ और पट्टियां बंधवाकर मैं वापस घर आ गई। फिर उसी दिन रात को खाना खाकर जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो मुझे फिर से अपनी छाती पर वही वजन महसूस हुआ। मैंने फिर से कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दी और कंबल से खुद को पूरा ढक कर सो गई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य चीज है जो मेरे ऊपर आकर लेट गई है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कंबल को हटाकर देख सकूं कि मेरे ऊपर आखिर कौन लेटा है। मुझे इतना तो विश्वास है कि यह कोई इंसान नहीं है, यह जो कोई भी है एक अदृश्य शक्ति है। जो मेरे ऊपर आकर लेटा था वह बहुत ही ज़्यादा भारी था। तभी मुझे मेरे निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे साथ संभोग कर रहा हो। मैं चिल्लाना चाह रही थी, मदद मांगना चाह रही थी, पर मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो गया और फिर अगले दिन जाकर मेरी आंख खुली, जिस दिन मुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे। जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ मेरे सामने ही जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। जब मैं उठी तो मेरी पूरी सलवार खून से लथपथ थी और मैं सही से चल भी नहीं पा रही थी। इसके साथ ही मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी अम्मी ने बोला कि फातिमा, तेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। तभी मेरी अम्मी मुझसे बोली, जल्दी से नहा धो ले और तैयार हो जा, मैं तुझे बाबा को दिखा देती हूँ जो यह झाड़ फूक करते हैं। जब मेरी अम्मी मुझे लेकर उन बाबा के पास गई तो बाबा ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरा नाम एक छोटे से कागज पर लिखा और उसे एक पानी से भरे कटोरे में डाल दिया गया। फिर तभी थोड़ी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो मेरे नाम के ऊपर कुछ निशान आ गए थे। तभी वह बाबा बोले, आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का वास है। वह कौन है और किसने भेजा है, मैं आपको आधे घंटे में सब कुछ बता दूंगा। तभी बाबा ने मुझे 2 नींबू दिए और बोले,
लो इसे अपने पूरे शरीर पर रगड़कर मुझे वापस कर दो। तभी मैंने उन दोनों नींबुओं को अपने पूरे शरीर पर रगड़कर उन बाबा को वापस कर दिए। बाबा ने उन दोनों नींबू को जब काटा तो वह अंदर से पूरे के पूरे काले थे। तभी वह बाबा मुझे लेकर एक कमरे में गए और मुझे ज़मीन पर बिठा दिया। अब उन्होंने बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तभी जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो बाबा ने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन्नात का साया है और वह 700 साल पुराना जिन्नात है जो आज भी पृथ्वी लोक पर घूम रहा है। बहुत से तांत्रिक और मौलाना इस जिन्नात का इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। किसी के कहने पर वह लोग उस जिन्नात को किसी के ऊपर भी छोड़ देते हैं। फिर तभी मेरी अम्मी ने बाबा से पूछा कि यह जिन मेरी बेटी के ऊपर किसने भेजा। तो बाबा ने बोला मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस जिन्नात को फातिमा के ननिहाल से भेजा गया है, यानी कि फातिमा के नाना के घर से। मेरी अम्मी यह बात सुनकर चौंक गई और बाबा से बोलने लगी कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मेरे मायके वाले ऐसा करेंगे। पर बाबा ने बोला यह बिल्कुल सच है, मैंने खुद उस जिन्नात से पूछा कि तुमको किसने भेजा है, तो उसने साफ साफ नाम के साथ आपके ननिहाल के बारे में बताया। पर मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता कि किसने आपकी बेटी के ऊपर जिन्नात को छोड़ा है। इतना सब बताने के बाद फिर बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दी और इसके साथ ही मुझे भभूति दी और बोला कि इसे रोज़ रात के खाने में डालकर खाना खाया करो। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मेरे अब्बू ने एक दिन पहले सुबह ही लड़के वालों को आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे और पूरे शरीर पर निशान थे। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मुझे यह भी पता था कि मेरे नाना के घर से किसने उस जिन्नात को मेरे ऊपर भेजा है। वह थे मेरे मामा। हाँ दोस्तों, मेरे मामा ने ही मेरे ऊपर उस जिन्नात को भेजा था। दोस्तों मैंने आपको कहानी के शुरुआत में एक बात नहीं बताई थी कि आखिर क्या हुआ था उन 3 दिनों में नाना के घर पर, जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सगे मामा मेरे साथ ऐसा करेंगे। दोस्तों जिस दिन मैं अपने नाना के यहाँ गई थी, उसके अगले दिन की रात को, जिस दिन सुबह सुबह लड़के वाले देखकर मुझे गए थे, तो उसी रात मैं रसोई घर में आटा गूंद रही थी। तभी पीछे से मेरे मामा ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखकर आटा गूंदने लगे। वह मुझसे काफ़ी चिपक कर खड़े थे और वह मेरे से बोल रहे थे कि तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं उनसे बोलती रही कि नहीं मामा मैं कर लूँगी, मुझे आता है, आप जाओ मामा, मैं यह सब कर लूँगी। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि मामा मुझे आटा गूंदने के बहाने मेरे साथ गलत कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद मामा मेरे कान में बोले, फातिमा तुम यह शादी मत करो ना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, चलो हम दोनों भाग चलते हैं कहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। पर मैंने उन्हें पीछे की तरफ जोर का धक्का दिया और उनसे साफ साफ कह दिया कि यह सब सही नहीं है जो आप मेरे साथ कर रहे हो। अगर आपने फिर से यह करने की हिम्मत की, अब की बार मैं जोर से चिल्ला दूंगी। तभी मेरे मामा फौरन वहाँ से भाग गए। फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह जब मैं घर से बाहर टहलने को निकली तो मेरे मामा मेरे पीछे पीछे आए और बोले, फातिमा एक बार और सोच लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, चलो ना मेरे साथ, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। मैंने उनसे फिर बोला, प्लीज़ यह सब मत बोलो, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे सगे मामा हो, मेरी अम्मी के भाई हो, आप ऐसा मत बोलो। तभी मेरे मामा बोले, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी शादी भी किसी से भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। तभी फिर मामा ने एक बार और मुझसे पूछा, आखिरी बार बोल रहा हूँ फातिमा, क्या तुम मेरे से शादी करोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि मामा कि आप जितनी भी बार पूछोगे मेरा जवाब हर बार ना ही होगा। तभी मेरे मामा बोलते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें घमंड है ना अपनी खूबसूरती का, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारा इस खूबसूरती का घमंड उतार दूंगा, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा।
अब तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर मामा वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को सोचकर मुझे यही लगता है कि शायद यह सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, इन सब में मेरे मामा का ही हाथ था। पर अब सब कुछ ठीक है। मेरे अम्मी अब्बू अब नाना के यहाँ नहीं जाते। मैंने इस बारे में अपनी अम्मी अब्बू को कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं बताना चाहती, क्योंकि मामा मेरे अम्मी के सगे भाई हैं। तो मैं नहीं चाहती कि दोनों में कुछ भी अनबन आए। और मेरे नाना भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अगर मैंने यह सब बातें अपने नाना को बता दी तो वह इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी लोग चले गए और वो पीछे छोड़ गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी सुना दी। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियां निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था।
बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दांत भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता।